क्या आपको नई नई जगह घूमना पसंद है या फिर क्या आपकी कहीं की सैर पर जाने की योजना भविष्य के लिए लंबित है? तो आइए क्यों ना हम आज शब्दों और बातचीत के जरिए घुमक्कड़ी का मजा लें और ना सिर्फ आनंद लें बल्कि हमारी घुमक्कड़ी का वहाँ के प्राकृतिक पर्यावास पर, वहाँ के निवासियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वो किस तरह से बदलाव से गुजर रहे हैं, उसकी भी पड़ताल की जाए। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक या कहें यात्राकार उमेश पंत जी, जिन्होंने सिर्फ यात्राएं नहीं की बल्कि उस यात्रा को अपनी लेखनी से बहुत ही प्रभावशाली और दिलचस्प तरीके से दर्ज भी किया है। मूलतः उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और हाल ही में उनकी छानी खरीकों में जहां रास्ता नहीं होता के नाम से एक यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हुआ है। इससे भी पहले इनर लाइन पास और दूर दुर्गम दुरुस्त नाम से यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हो चुके हैं। वे अपनी यात्राओं को पुस्तकों के अलावा अपनी वेबसाइट यात्राकार www.yatraकार.com पर भी दर्ज करते रहते हैं। तो आज की हमारी बातचीत में आपका स्वागत है बेत्सी इंडिया की बात किताबों की श्रृंखला में। और इसमें हम जानेंगे कि आपने जो यात्राएं की हैं और जो आपने अपनी किताबों में उन्हें दर्ज किया है, उन पे हम बातचीत करेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी यात्राओं का क्या प्रभाव वहाँ के पर्यावरण पर, वहाँ के लोगों पर पड़ता है, वहाँ की भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर पड़ता है। उसमें भी हम चाहेंगे कि हमें और हमारे दर्शकों को उससे अच्छी जानकारी मिले। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपका जो जर्नी रहा है, आपका बचपन कैसा रहा और आप उत्तराखंड से दिल्ली तक कैसे आए और ये लेखन की जर्नी कैसे शुरू हुई? तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप इस पर हमारे दर्शकों से साझा करें। पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए और इस बातचीत को अंजाम देने के लिए। जहाँ तक सवाल है कि मैं दिल्ली कैसे आया और फिर यात्राकार कैसे बना, जी, तो उसकी कहानी दिलचस्प तो है क्योंकि उत्तराखंड जो है वो बहुत उत्तराखंड की एक बहुत छोटी-सी जगह गंगोलीहाट से मैं आता हूँ और तब तो वो तहसील उस समय थी और बहुत छोटी जगह है। तो वहाँ से प्रारंभिक पढ़ाई हुई और वहाँ कुछ ऐसे लोग मिले जो पढ़ने लिखने से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे आप यहाँ पे एक लाइब्रेरी अभी चला रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे कुछ शिक्षक थे जो ऐसी लाइब्रेरी छोटी-सी चलाते थे। तो हम वहाँ जाते थे और पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ते थे, तो वहाँ से एक रुझान लिखने पढ़ने को लेके हो गया। और उसके बाद जो है मेरा पहला लेख मुझे याद है दैनिक जागरण में पाताल भुवनेश्वर की एक गुफ़ा है हमारे यहाँ, उस पे छपा था और तब मैं 9th में ही पढ़ता था। तो ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, तो मुझे लगा कि छपा भी जा सकता है और लिख के छपा भी जा सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने गंगोलीहाट के बाद फिर आगे की पढ़ाई पिथौरागढ़ से की, 2 साल वहाँ पढ़ाई की। वहाँ कुछ लोग टीचर्स मिले क्योंकि हम थोड़ा कवि सम्मेलन और इस तरह की गतिविधियों में जाते रहते थे तब भी। तो उन्होंने कहा कि आपको क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स करने चाहिए और वो दिल्ली में जामिया नाम से एक विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एक कोर्स है। तो जी, मुझे तब से लगा कि हाँ, ये तो किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए क्योंकि हम बहुत छोटी जगह से थे, तो दिल्ली आना और वहाँ किसी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ना एक सपना था। तो हम मेरी दीदी पहले दिल्ली आई और वो उसने पत्रकारिता यहाँ पे शुरू की। तो एक तरह से स्टेज जो है उन्होंने सेट किया, कंचन उनका नाम है। उसके बाद जब जामिया का एंट्रेंस दिया तो वहाँ पे प्रवेश हो गया। जी, तो ग्रेजुएशन वहाँ से 3 साल रही और उसके बाद फिर वहाँ पे जामिया में ही हम देखते थे कि कुछ लोग हैं जो एक अलग कैंपस है जामिया के बगल में ही और वहाँ पे बड़ी फिल्मों पे बात करते हैं और बड़े-बड़े कैमरे के साथ घूमते हैं। तो लगा ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ तो जाना चाहिए। तो वो एमसीआरसी जामिया मिलिया इस्लामिया था, तो वहाँ का भी एंट्रेंस दिया और वहाँ भी हो गया एडमिशन। तो फिर वहाँ से आगे की पढ़ाई हुई। मास्टर्स मैंने मास कम्युनिकेशन में जी, एमसीआरसी जामिया से किया। तो इस तरह जी, से दिल्ली आना हुआ और फिर ये हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन में भी था तो अखबारों के लिए लिखना मैंने शुरू किया और फीचर मैं लिखता था और उस समय ये होता था कि जो मैं लिख रहा होता था तो एक भी शब्द बिना एडिट हुए वो छप जा रहा था और मेरे काफ़ी फीचर्स हिंदुस्तान वगैरह में छपने लगे थे। जी, तो तब से ही फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और उस समय एक और रोचक चीज़ ये हुई कि ब्लॉगिंग की जो दुनिया है वो जी, शुरू हो रही थी और वो एकदम शुरुआत का दौर था ब्लॉगिंग का। तो उस समय हम लोग क्योंकि जब मैं गंगोलीहाट से आया था तो इंटरनेट के बारे में हमें नहीं पता था, कंप्यूटर में की जानकारी ज़्यादा नहीं थी, तो यहीं हमने साइबर कैफ़ेज़ में सीखा और फिर
ब्लॉगिंग शुरू की और कुछ ऐसा हुआ कि वो ब्लॉग लोग पढ़ने लगे। फिर रवीश कुमार भी हैं इनफैक्ट, जो उस समय वो हिंदुस्तान में एक चिट्ठा करके मतलब एक उनका कॉलम आता था, तो उसमें उन्होंने हमारे ब्लॉग के बारे में भी छापा। तो इस तरह से फिर ये सिलसिला चलता रहा और आगे बढ़ता रहा। तो उत्तराखंड के एक गांव से निकलकर आज आप दिल्ली में हैं और आपने यात्रा वृत्तांत की जो विधा है उसमें आपने अपने लेखनी को ढाला है। तो ये यात्राएं किस तरह से आपके जीवन का हिस्सा बनी, कैसे चस्का लगा आपको यात्राओं का और कौन सी पहली जर्नी थी आपकी? एक्चुअली यात्राएं जो यात्रा नाम से है ना कि भाई ये यात्राएं हैं, ये पहले आपको पता नहीं होता क्योंकि आप घूमते तो रहते हैं। हम उत्तराखंड से थे तो कभी हम अपने घर से अपने गांव की तरफ जा रहे होते थे तो 12 किलोमीटर हम ट्रैक ही किया करते थे, तब हमें ये नहीं पता था इसे ट्रैकिंग कहते हैं, है ना। मेरी मम्मी बाल विकास परियोजना जो होती है उसमें सुपरवाइजर थी, तो मम्मी के साथ साथ हम कई बार निरीक्षणों के लिए गांव में जाते थे, मम्मी को सुपरविजन करना होता था, तो हम यात्राएं कर रहे होते थे। लेकिन दिल्ली आने के बाद, क्योंकि जो होता है ना जब आप उत्तराखंड में हैं, खूबसूरत जगह पे हैं, तो वो खूबसूरती आपको दिखती नहीं है। जब आप वहां से दूर चले जाते हैं तो वो खूबसूरती की तरफ आपका आकर्षण तब बढ़ता है। तो दिल्ली आने के बाद फिर लगा कि फिर जैसे ये जो इनर लाइन पास जब मैंने लिखी तो पहली यात्रा मतलब हम मध्य हिमालय के तो थे, पर उच्च हिमालय की यात्राएं दिल्ली आने के बाद ही शुरू हुई। और मेरा एक मित्र है रोहित जोशी, उसने बोला कि चलो एक ट्रैक कराते हैं, और तब मुझे ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उस समय ये था कि हमारे पास न कोई ऐसा फैंसी रक्सैक था, जूते भी ट्रैकिंग वाले नहीं थे, और उनकी कोई अहमियत भी नहीं पता थी। तो वो जो यात्रा हुई वो जब हम गए और हम मतलब रास्ते में जाते हुए तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, आते हुए बहुत तेज़ बारिश हुई और लगभग 48 घंटे तक बारिश हुई। और उस 48 घंटे की बारिश में कुछ ऐसा हुआ कि हम दो लोग एक जंगल में फंस गए। वो रात हमने कैसे गुजारी और फिर कैसे हम जिंदा बच गए, सुबह होना कितना खूबसूरत होता है वो हमें अगली सुबह पता चला। और वो इतना रोमांचक हो गया था कि वापस आने के बाद, क्योंकि तब मुझे ये नहीं लगता, तब यात्रा लेखन को लेके ऐसा कोई रुझान नहीं था। तब मैं कहानियाँ ज़रूर लिखता था, आर्टिकल्स वगैरह बहुत लिखता था, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैंने इसका एक वृतांत लिखा जी। और वो वृतांत हिंदुयुग्म ने छापा शैलेश जी से, क्योंकि ब्लॉगिंग के ज़रिए उनसे बातचीत थी, तो उन्होंने कहा कि हम छापेंगे। और पहली बार भरोसा उन्होंने दिखाया मुझ पे, तो ये इसके लिए मैं उनका आभारी रहता हूँ। और वो किताब आई, और वो किताब क्योंकि उस समय यात्रा वृतांत बहुत कम लिखे जा रहे थे, कुछ ही यात्रा वृतांत थे, और अभी भी ऐसा है कि बहुत कम यात्रा वृतांत लिखे जाते हैं। तो वो यात्रा वृतांत काफ़ी चर्चित हुआ, और इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि उस समय तक वो जो दुनिया है, उस दुनिया में लोग बहुत कम घूमते थे। अब तो आदि कैलाश, क्योंकि उसके बाद से वहाँ तक सड़क चली गई है, तो हर दूसरा व्यक्ति आपको आदि कैलाश जाता हुआ दिखता है, और बहुत रुझान बढ़ा है, लेकिन तब तक वहाँ कोई नहीं जाता था। तो वो किताब एक ऐसी किताब थी जिसको पढ़ने के बाद कई लोग आदि कैलाश का कई लोगों ने ट्रैक किया, और मुझे बाद में आके बताया कि हमने ये किताब पढ़ी और उसके बाद हमने ट्रैक किया। तो और वो फिर पहली किताब आई, तो फिर उसके बाद ये सिलसिला फिर आगे बढ़ा जी। तो ये आपने इनर लाइन पास की किताब की स्टोरी बताई कि वो यात्रा और फिर उसके बाद किताब किस तरह से आपने लिखी, यानी आपने पहले यात्रा की और उसके बाद फिर आपने यात्रा के आने के बाद फिर आपने उसका लेखन किया। और क्या आपकी एक किताब, दूसरी किताब जो यात्रा वृत्तांत थी, दुर्गम दुरुस्त, और अभी जो हाल ही में किताब आई है छानी खरीकों में जहाँ रास्ता नहीं होता, तो इसका लेखन साथ साथ ही चलता रहा है या यात्रा के बाद फिर आपने इन्हें लिखा है? आमतौर पे क्या होता है कि जब मैं यात्राएं करता हूँ, और तब भी जब मैं यात्रा कर रहा था जी, तो उस समय भी ये था कि मैं एक डायरी मेंटेन करता था। तो रोज जो आप देख रहे थे और जिन लोगों से मिल रहे थे, जो नए शब्द आप जान रहे थे, वो मैं उस डायरी में लिख रहा था। तो ऐसा नहीं था कि इनर लाइन पास लिखते हुए मैंने उसको कहीं दर्ज नहीं किया, यात्रा के दौरान वो लगातार दर्ज होता रहा, और एक डायरी वापस आने के बाद भरी हुई मेरे पास थी। तो ये जो तरीका था, ये मेरे आगे आने वाली यात्राओं में भी फिर लगातार जारी रहा। तो जैसे मैं पूर्वोत्तर गया, तो पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में मैंने यात्रा की,
और वहाँ भी मैंने, क्योंकि पहली जब आप किताब लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको होता है कि अगर आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो इस पे आप कुछ लिखेंगे, तो वहाँ भी फिर मैंने उसको दर्ज किया डायरी में और फिर उसके बाद लिखा। तो यात्राएं भी चलती रही और उसके साथ साथ लिखना हुआ, लेकिन वो एक तरह से आपके पास एक आधार की तरह रहता है। उसके बाद आप क्योंकि जब आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति के शब्द आप सीखते हैं, वहाँ के लोग को आप जानते हैं, जी और वहाँ से जब लौटते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि वहाँ किन पुराने यात्रियों ने कभी यात्रा की। जी तो आप फिर किताबों की खोज में निकलते हैं, आप उन संस्कृतियों की खोज में निकलते हैं, तो एक तरह से इतिहास का भी आप पीछा करते हैं। बिल्कुल। तो वो जो नोट्स होते हैं आपके, इतिहास का पीछा करने में आपकी मदद करते हैं। तो मुझे लगभग एक किताब लिखने में उसके बाद 1 साल का वक्त लगता है, क्योंकि 1 साल रिसर्च लगती है एक किताब में, तभी वो किताब इस लायक, क्योंकि मेरा ही मानना है कि जैसे अलबरूनी की किताब, अलबरूनी की यात्रा है, या पुराने जो भी मार्को पोलो की यात्रा है, राहुल सांकृत्यायन की यात्राएं हैं, आज इतने समय बाद आपके लिए वो एक संदर्भ की तरह होती हैं। जी अगर उस समय के वक्त को आपको जानना है जी तो वो किताबें आपके लिए एक ऐतिहासिक संदर्भ भी होती हैं। तो अभी अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं आने वाले 50 साल के बाद एक ऐतिहासिक संदर्भ भी तैयार करूँ, आने वाले यात्रियों के लिए भी। और क्योंकि कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि शायद आने वाले समय में बची भी नहीं रहेंगी। जी जिस तरह से गांव घोस्ट विलेजेस होते जा रहे हैं, हम सांस्कृतिकरण के वशीभूत होकर अपनी संस्कृति को भूल के दूसरी संस्कृतियां, जो कि एक राष्ट्रीय संस्कृति है, वो अपनाते जा रहे हैं। और एक सारता की तरफ भी जो हमारी रुचि एक समाज के तौर पे हुई है, सोशल मीडिया के दौर में तो वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जी तो वो चीज़ें जो पुरानी हम भूलते जा रहे हैं उसको दर्ज करना ज़रूरी है। कोई जी हो जो उसे दर्ज करे, उसे लिखे, ताकि पता चले कि हाँ 50 साल पहले ऐसा समाज था। तो जी ये भी मेरी कोशिश रहती है। बिल्कुल। जैसे आपने राहुल सांकृत्यायन का नाम लिया, और इसी के साथ ही अज्ञे निर्मल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद भी, और विद्यानिवास मिश्र, ये कुछ ऐसे नाम रहे हिंदी साहित्य में जिन्होंने यात्राओं को दर्ज किया है, उनको लिखा है। देखा जाए तो यात्रा वृत्तांत लिखने की जो विधा है वो बहुत ही कम लोग उस विधा में लेखन करते हैं। बहुत ही विरले ऐसे लेखक मिलते हैं जो यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। हम्म। तो इसमें आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा यात्रा वृत्तांत लिखने में? बाकी विधा में भी आपने लेखनी की है, कहानियाँ आपने लिखी हैं, और बाकी चीज़ें भी आपने लिखी हैं। तो उसमें क्या अंतर आपने पाया? लेखनी में किस तरह का अंतर आपने देखा, या क्या चुनौतियाँ होती है यात्रा वृत्तांत लिखने में? तो इसके बारे में। एक सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि क्योंकि बहुत कम लिखा गया है, तो आपको जैसे इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं दूं, मैं फ्रंट लाइन के लिए एक आर्टिकल लिख रहा था। उसमें मैंने एक मिनसिंग गांव का जिक्र किया, जी मिनसिंग एक बुग्याल का जिक्र किया। तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि आई हैव सर्च्ड ऑल ओवर द नेट, इज़ मिनसिंग एक्चुअली एनी प्लेस? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल वो जगह है, मैं गया हूँ वहाँ पे। तो फिर मुझे लगा कि इनको कोई ना कोई संदर्भ भी मुझे देना चाहिए, तो मैं ढूंढने लगा। मुझे बहुत ब्रिटिश दौर में एक कोई यात्री मिले जिन्होंने यात्रा की थी और उन्होंने उस किताब में उसका जिक्र किया था। तो अदरवाइज वो ऑनलाइन वो शब्द ही, वो गांव कहीं मौजूद ही नहीं है। अच्छा तो ऐसी चुनौतियां भी होती हैं तब, जबकि आप ऐसी जगहों पे यात्रा करते हैं जहाँ पे कोई नहीं चल रहा। ये छानी खरीकों में की जो दुनिया है वो, क्योंकि उत्तराखंड में आप जब जाते हैं तो आप किन नामों को सुनते हैं? आप नैनीताल सुनते हैं, आप आबादी कैलाश भी सुनते हैं, है ना, आप बहुत सारे ट्रैक्स के बारे में सुनते हैं। लेकिन वो रास्ते भी जो, जैसे मिनसिंग बुग्याल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वाण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, रामणी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई एक रास्ता है जो कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ता है, जो कि हायर हिमालय से आता है। और ये रास्ते आयरॉनिकली एक समय में बड़े ही मेन स्ट्रीम यात्रियों के रास्ते हुआ करते थे, लेकिन जब से सड़कें आई तो उन्होंने उन रास्तों को कहीं ख़त्म कर दिया। तो अब कई जगह ऐसे रास्ते भी हमें मिले जहाँ पे हमें जंगलों के बीच से गुजरना पड़ रहा था, और क्योंकि रास्ते खड़ंजे पूरे टूटे हुए हैं, कई जगह हमें ऐसा लगा कि क्या हमें इसके बाद कोई रास्ता मिलेगा भी, है ना। तो जब आप ऐसी दुरूह जगहों पे यात्रा करते हैं तो आपको ये इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और उनके बारे में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि अभी जिन जगहों के बारे में लिखा गया है इस किताब में, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ज़रिए दर्ज हुई।
जो कभी ब्रिटिश दौर में लोगों के जरिए दर्ज हुई, या फिर अस्कोट आराकोट यात्रा जो है, ये इसका उल्लेख करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके जो यात्री हैं वो सन 74 से हर 10 साल में उत्तराखंड के पर्यावरणीय जलवायु से जुड़े हुए भौगोलिक, सांस्कृतिक हर तरह के बदलाव को दर्ज करते हैं, और उनका पहाड़ नाम से वो एक अंक भी निकालते हैं जो कि इस यात्रा के बाद हर 10 साल में आता है। तो उसमें आपको ऐसी तमाम यात्राएं मिलेंगी जी। तो, लेकिन उसके बारे में भी चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो क्योंकि उन्होंने हर 10 साल में इस यात्रा को जारी रखा, और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जारी रखने वाले जो 70 साल के हैं, है ना। हम ये कल्पना भी नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हुए, कि वो 50 पार के होंगे तो वो एक हायर हिमालय के बुग्याल को पार कर रहे होंगे, जो कि लगभग 15,000 फीट के आसपास होगा, जहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है, सांसों की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो यात्री लगातार हर 10 साल में ऐसा कर रहे हैं, जो कि बहुत उम्र दराज भी है। तो ये सब चीज़ें भी हैं जो कि रोचक हैं और चुनौतीपूर्ण तो है। ये यात्रा बहुत चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि 500 किलोमीटर मैंने चला, और कुल मिला के यात्रा 1150 किलोमीटर की होती है। तो जिन्होंने पूरी यात्रा की उनके लिए तो और भी चुनौतीपूर्ण रही। लेकिन अब चुनौतियां वैसी ही हैं, हालांकि कई जगह अब सड़क जाने लगी है, लेकिन हमने सड़कों की जगह उन पगडंडियों से चलना वो किया, क्योंकि ये उस यात्रा की परंपरा पद यात्रा की ही परंपरा है। तो पद यात्राओं की परंपराएं सड़कों के आने से धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो एक तरह से किताब उस पद यात्रा की परंपरा को जिंदा रखने की भी कोशिश है। जी। दरअसल मैं इसी सवाल में मैं आना भी चाहता था, और आपने जो दर्ज किया, आपने जो चीज़ें बताई, ये आपकी किताब है छानी खरीकों में जहाँ रास्ता नहीं होता, उत्तराखंड के भुला दिए गए गाँव में 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा। ये जैसे कि आपने जिक्र किया, अस्कोट आराकोट अभियान एक ऐसी यात्रा है जो हर 10 साल में होती है, और जिसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड के भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जो बदलाव हैं उनका अध्ययन करना, उसको दर्ज करना। पहाड़ संस्था के बैनर तले ये यात्रा होती है, और आप इसी यात्रा का आप हिस्सा बने थे, और उसी यात्रा के अनुभव और उसी यात्रा का जो पूरा लिखा जोखा है आपने इस किताब में दर्ज किया है। आप लगभग पूरी 45 दिनों की यात्रा होती है, जिसमें से आप लगभग 30 दिनों तक उसमें हिस्सा बने रहे। हाँ जी। और 1100 की पूरी यात्रा 1100 किलोमीटर की होती है, और आप ही की किताब के जरिए इस अनोखी पहल के बारे में हम लोगों को भी पता चला, और शायद बहुत सारे दर्शकों को भी पता चलेगा। और इसमें आपकी किताब पढ़ने पर एक चीज़ जो समझ में आई, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ, जितनी बारीकी से चीज़ों को लिखा है, वो वाकई बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही आकर्षक है पढ़ना, और पढ़ना भी बहुत आसान करता है। और इसमें स्थानीय शब्दों की, वहाँ के कल्चर की बखूबी आपने उस चीज़ को दिखाया भी है। आप उत्तराखंड से ही हैं, ये किताब भी उत्तराखंड के ही बारे में है। आपने और भी उत्तराखंड के अलावा दूसरी जगह भी आपने यात्रा की हैं, जैसे दूर दुर्गम दुरुस्त में आपने पूर्वोत्तर की यात्रा की है। हाँ जी। और आपकी पहली इनर लाइन पास में भी आपने उच्च हिमालय के एरिया को आपने कवर किया। तो आपका निजी अनुभव कैसा रहा है उत्तराखंड में यात्रा करने में, क्योंकि आप वहीं के स्थानीय निवासी रहे हैं, और किसी और जगह की यात्रा करने में आपने क्या अनुभव महसूस किया? और उत्तराखंड में यात्रा का जो सफ़र रहा, पहला तो हम जानना चाहेंगे क्या अंतर था, और उत्तराखंड में जो यात्रा का आपका अनुभव रहा है वो कैसा रहा है? और जैसा आपने लिखा भी है कि उत्तराखंड में या कहीं पे भी हम जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन उस मनोरंजन का, उस यात्रा का जो दुष्प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण को भी नुकसान होता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को नुकसान होता है, और उस और भी बहुत सारे नुकसान हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या चीज़ें महसूस की हैं, और जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, जिनके बारे में समझना और जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारे मनोरंजन की कीमत कितनी बड़ी चुकाई जा रही है। तो उस पर भी आप ज़रूर अपनी बात रखें। तो जैसे जो केदारनाथ है, आपने जिक्र किया कि क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, है ना। वो पूरा जो इलाका है वहाँ पे क्योंकि पहाड़ पे जब इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए, इस तरह के मंदिर बनाए गए, तो उनका एक खास तरह का आर्किटेक्चर था, और वहाँ पे भवनों की संख्या कितनी होगी, कितनी बसावट होगी, उसके पीछे भी एक विज्ञान था जो हमारी अपनी संस्कृति में रहा है। इसीलिए ये था कि उन जगहों पे लोग पैदल चलकर जाएंगे, और ये माना जाता था कि
वहाँ जो जा रहा है वो हो सकता है उसकी यात्रा वहीं समाप्त भी हो जाए, और इसे वो अच्छा मानते थे कि भाई केदारनाथ जाते हुए तो उसको इतना दुरूह बनाए रखा गया। शंकराचार्य ने जब पूरे भारत भर की यात्राएं की तो उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे मंदिर बनाए जहाँ पे जाना पहुँचना मुश्किल था। जी यही उस पर्यटन की मुख्य वजह भी थी कि वहाँ पे लोग कम हो, वहाँ पे जनसंख्या कम हो, लेकिन हमने अभी जो मॉडल अपनाया है पर्यटन का और खास तौर पर धार्मिक पर्यटन का, वो है कि वहाँ जितने ज़्यादा लोग हो सकें उनको पहुँचा दो। खुद मोदी जी ने जब केदारनाथ को गए थे उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हम अगले साल इतने लाख लोगों को यहाँ पहुँचा देना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक किसी भी इस तरह के उच्च हिमालय के पर्यटन के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। जी होना ये चाहिए कि वहाँ कितने लोग जा रहे हैं, वो कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं, उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस यात्रा में हमने देखा सोनप्रयाग के आसपास एक जगह है जहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। अब इस जगह का इतिहास बहुत पुराना भी नहीं, आप 2013 की त्रासदी को देख लें। वहाँ पे रामबाड़ा नाम का एक की जगह थी जहाँ पे पूरी बसावट थी, लेकिन वो कभी नदी का एक गॉर्ज हुआ करती थी। तो उसमें क्या हुआ कि बाढ़ आई और वो पूरा गांव एक साथ तबाह हो गया। तो ऐसी तबाही हमने 5 साल पहले देखी, लेकिन उसके बाद हम उसी तरह के स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। जोशीमठ जो है उसकी मुख्य समस्या अभी की तारीख में ये है कि वहाँ के घरों में क्रैक्स आ रहे हैं। हमने वो क्रैक्स अपनी आंखों से देखे, 50 घर हैं जो कि किसी भी दिन ढह सकते हैं। वो क्यों ढह रहे हैं? क्योंकि वो जो सड़कें हैं उन पे इतनी गाड़ियां चल रही हैं, उसकी वजह से उस पर इतना वाइब्रेशन है कि वो उन जगहों को उससे उस दिक्कत हो रही है। दूसरा ये है कि हमने बांध परियोजनाओं के नाम पे जो बड़ी बड़ी टनल्स बनाई हैं, उनमें से कई टनल ऐसी हैं जो टनल आधी खुदी और उसके बाद उनको लगा कि अब ये काम पूरा नहीं किया जा सकता यहाँ पे, तो आधे में ही बंद कर दी गई, है ना। तो उसकी वजह से टनल तो आधी बंद हो गई, मतलब आधे में काम रुक गया, लेकिन वो पूरा इलाका जो है वो तबाह होने की कगार पे है और किसी भी दिन ढह सकता है। ऐसे उदाहरण हमने, जो मेरी पहली यात्रा है उसमें गरबियांग नाम की एक जगह का जिक्र है, वहां पे भी यही हुआ कि वो जगह बहुत ज्यादा धंस गई, क्योंकि वो वैसा भूगोल है, हिमालय जो है वो अभी बन रही संरचनाएं हैं। तो ऐसी बन रही संरचनाओं में आप बड़े बड़े बहुमंजिला मल्टी लेवल पार्किंग खड़ी करेंगे, आप बड़े बड़े होटल्स बनाएंगे। अभी आप देखें जोशीमठ से आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो आपको मुश्किल होता है ऐसी जगहें तलाशना जहाँ पे कोई घर ना हो, जहाँ पे कोई होटल ना हो। मतलब वो पूरा इलाका लगातार 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 वहाँ पे घर और होटल बने हुए हैं। और वो कैसी जगहों पे होटल हैं कि भाई नदी जो है थोड़ा सा और बड़ी होगी तो वो जमीन काटेगी और वो होटल बह जाएंगे। हमारी यात्रा में हम एक जगह पे थे और बूढ़ा केदार नाम की जगह थी वो। उस जगह पे हम उस नदी में, बालगंगा नदी में नहा रहे थे जी। और हमारी यात्रा के तुरंत बाद वहाँ एक ऐसी बाढ़ आई कि जिस होटल में हम बैठ के चाय पी रहे थे वो बह गया। तो वो इतनी सेंसिटिव जगह है ना। तो उतनी सेंसिटिव जगह को हमें उसी सेंसिटिविटी के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ बचाए रखने की जरूरत है। जिस संख्या में मानसखंड परियोजना हो उसके नाम पे उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना, उससे पेड़ों को बचाने के लिए तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में ही शुरू हुआ था, लेकिन आज वैसे आंदोलन की कोई स्थिति हमें कहीं दिखती नहीं जिसकी बहुत ज़रूरत है जी। तो इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यटन का कौन सा मॉडल उत्तराखंड में ला रहे हैं। दूसरा ये कि हम एक यात्री के तौर पे भी इतने सुविधाभोगी हो गए हैं कि हमें केदारनाथ पहुंचना है पर हेलीकॉप्टर से पहुंचना है। अब वो हेलीकॉप्टर वहाँ कितना नुकसान कर रहे हैं, वहाँ की लोगों की आजीविका में उससे कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का फायदा किसे होगा? वो बड़े पूंजीपतियों को ही होगा जो वो ओन कर सकते हैं। लेकिन नुकसान जो है वो वहाँ की जैव विविधता को हो रहा है, वो वहाँ के स्थानीय लोगों को हो रहा है, स्थानीय स्कूल के बच्चों को हो रहा है जो इतने, क्योंकि वहाँ पे हमने खुद देखा कि हर 5 मिनट में सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक हर 5 मिनट में वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से इधर आता है और उसका इतना ज़्यादा शोर होता है। तो वो शोर हर तरह से नुकसान कर रहा है। तो एक यात्री के तौर पे भी हमें ये सोचना चाहिए। हम घूम के तो आ जाते हैं, हम रील्स डालते हैं और माउंटेन्स कॉलिंग वगैरह सब करते हैं, ट्रेंड बनाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि वो हमारी नदियाँ जिस तरह से ख़त्म हो रही हैं, जिस तरह से हिमालय की बर्फ़ लगातार कम होती जा रही है,
इन चीज़ों पे भी बात करना हमें जी। ज़रूर चाहिए। अब लोग कम बात करते हैं और जो लोग ज़्यादा बात करते हैं कई बार उनकी बात को दबा भी दिया जाता है जी। इंस्टीट्यूशनल तरीके से, तो वो भी दिक्कतें हैं जो अब हो रही हैं। बिल्कुल, हम सभी को ये समझने की भी ज़रूरत है, जैसा आपने बताया कि हम आज रील टूरिज़्म के पीछे इतना पड़े हुए हैं और अक्सर अखबारों में खबर आती है कि हमारे पर्यटन स्थलों में लंबी-लंबी कतारें कारों की लग जाती हैं। और जो चीज़ आपने दर्ज की, आपने ये बताया कि किस तरह से टूरिज़्म के नाम पे जो विकास की एक अलग ही परिभाषा को हमने गढ़ लिया है। और वो विकास आने वाले समय में विनाश इतना भयंकर लेकर आता है कि वो पूरे वहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उसका एक बहुत ही खराब असर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना हम सभी के लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम थोड़ा संवेदनशील हो जाएँ, वहाँ के लिए अपनी यात्रा के प्रभाव दुष्प्रभाव को भी हम देखें और वहाँ की चीज़ों के, वहाँ की धरोहर और विरासत को हमारे कारण नुकसान ना हो। अगर हमारे अंदर ये समझ बन जाएगी, पहले तो नागरिक के तौर पे हम सभी का कर्तव्य है और फिर हमारी सरकारें भी इस ओर ध्यान दें कि हम अपनी चीज़ों को बचा कर रखें, सहेज कर, संजो कर रखें, कहीं उनका हम उनके विनाश का कारण ना बन जाए। अ, इसमें इसमें ये भी जी, है कि देखिए, ये है कि प्रकृति बहुत विराट चीज़ है। जी, नुकसान उसका आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपका नुकसान होगा जो आप कर रहे हैं उससे, जी, क्योंकि बिल्कुल। प्रकृति तो अपने आप को रिक्लेम कर लेगी। बड़ी-बड़ी नदियाँ जो हैं वो हमने गढ़वाल में ही उसका उदाहरण हाल ही में देखा है कि किस तरह से एक नदी आई और वो अपनी, क्योंकि वो पुरानी जगह थी उसकी, तो अपने जो भी उसका रिवर बेड था उस पे वो वापस आ गई और वहाँ जी, हमने क्योंकि एक गाँव बना दिया, तो वो पूरा बह गया। तो प्रकृति का नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप ही का होगा। जी, आप, लेकिन आप अपने बच्चों के नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचिए, आपके अपने आने वाली पीढ़ी के नुकसान के बारे में सोचिए। प्रकृति अपने आप को रिक्लेम कर लेगी। जी। उसकी उसकी वो उतनी हैसियत आपकी नहीं है कि आप प्रकृति के बारे में इतना बड़ा क्लेम जी, कर पाएँ या सोच पाएँ, बिल्कुल, वो है ना? अंततः वो तलवार हमारे ही गले पर आके टिकने बिल्कुल, वाली है। बिल्कुल। इस किताब को पढ़ने में एक वाक़या है जो शुरुआती दौर में ही मैं उसको बताना चाहूँगा कि आपने अंकिता एक सहयात्री थी उस आपकी यात्रा में, उनके द्वारा आपने ये दर्ज किया है कि अ, बच्चे उन्हें छोड़कर शहरों में बस गए और जो माता-पिता गाँव में छूट गए, वे नितांत अकेले हैं। वो अंकिता ऐसा बता रही हैं। और हम जब वापस लौट रहे थे तो एक बूढ़ी औरत गले लगकर बुरी तरह रोने लगी और कह रही थी कि बच्चे कब से लौटकर नहीं आए, अंकिता ने बताया। ये वाकया पहाड़ों की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इंगित कर रही है कि वहाँ पे किस तरह से पलायन हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम देख रहे हैं। पहाड़ों में वैसे ही बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जीवन यापन की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और उससे भी बढ़कर रोजगार की चुनौती होने के कारण पलायन बहुत बड़ी संख्या में होता है। हुँ। इस पे भी आप की क्या अनुभव रहे हैं और वहाँ की क्या स्थिति है, इस पर भी आप थोड़ा बताइए? पलायन की तो बहुत गंभीर स्थिति है। हम क्योंकि इस यात्रा में कई जगह ये भी होता था कि 20, 25, 30 यात्री भी होते थे और गाँव की जनसंख्या उतनी बची नहीं होती थी। जी। गाँव की जनसंख्या 10 या 15 होती थी, ओह! है ना? तो क्योंकि वो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना रोज़गार है, ना मतलब अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए लोगों को किलोमीटरों-किलोमीटरों जाना पड़ता है, 1 दिन लग जाता है ना? बेसिक फ्रैक्चर जैसी जो बेसिक चीज़ है, उसके लिए आपको बहुत दूर रेफ़र कर दिया जाता है। तो वो सारी स्थितियाँ हैं ही और रोज़गार के लिए फिर गाँव के बच्चे जो हैं, वो बाहर जा रहे हैं और ये अंकिता ने हमें मुनस्यारी में बताया। लेकिन जी, उसके बाद हमने खुद एक गाँव में देखा कि मतलब ये कितना ज़्यादा है, इससे इसकी पुनरावृत्ति इतनी जल्दी हो गई है हमारे साथ कि 2-3 गाँव के बाद ही वहाँ पे एक बूढ़ी महिला हमारी एक सहयात्री के एकदम गले लग के रोने लगी और उसके हाथ की हमारे बच्चे, आपको देख के तो मुझे अपने बच्चों की याद आ गई, ओह! है ना? तो वो स्थितियाँ हैं और धीरे-धीरे ये भी हो रहा है कि जैसे स्कूल्स भी जो हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे इतने कम हो रहे हैं कि वो स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। तो जो स्कूल आपके गाँव में होता था, वो स्कूल अब आपके 15 किलोमीटर दूर है। दूसरा एक और जो ट्रेंड उत्तराखंड में पनपा है, वो ये है कि जैसे ही आपके पास थोड़े पैसे आते हैं, आपकी थोड़ी हैसियत होती है, या तो आप हल्द्वानी में घर ले लेते हैं या जी, फिर आप देहरादून में घर ले लेते हैं। कुमाऊँ वाले सारे हल्द्वानी में आ गए हैं
और जो गढ़वाल वाले हैं वो सारे देहरादून में आ गए हैं, जिनकी हैसियत इससे थोड़ा और ज़्यादा होती है वो दिल्ली आ जाते हैं, है ना। तो अब ये है कि हम पर्यटन के नाम पे तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ जो ज़रूरी है, मतलब केवल समस्याओं पर ही बात नहीं करनी चाहिए, सॉल्यूशन पे भी, समाधान पे भी बात करनी चाहिए कि हम जैसे ही दिल्ली में गर्मी बढ़ती है और अब तो खास तौर पर प्रदूषण के जो हालत होते हैं खासकर सर्दियों में, तो लोग जाना चाहते हैं, उन जगहों की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पे अभी भी पॉल्यूशन उतना नहीं है। तो ऐसी जगहों पे सरकार कोशिश कर भी रही है और थोड़ा उसको और करना चाहिए कि इको टूरिज्म के जरिए वहाँ पे एक बड़ा रोजगार खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैं वियतनाम गया हुआ था, तो वियतनाम में सापा नाम की एक जगह है, एक गांव है। उन्होंने क्या किया है कि उस गांव को बहुत ही सुंदर तरीके से गांव के तौर पे ही रखा है। वहाँ कोई बहुत बड़ी सड़कें नहीं पहुंचाई, वहाँ बहुत बड़े स्ट्रक्चर खड़े नहीं किए, लेकिन लोग बांस के जंगलों में घूमने जाते हैं, है ना। उनको वहाँ के स्थानीय वेशभूषा में पहनावे में जो लोग होते हैं वो अपने हैंडीक्राफ्ट के मार्केट्स की तरफ ले जाते हैं। तो सब कुछ ग्रामीण रखा गया, है ना, उसको शहर बनाने की कोशिश नहीं की, जैसा उत्तराखंड में जिसका एकदम उलट हो रहा है। जहाँ भी थोड़ा पैसा लगता है वहाँ उसको शहर बना दिया जाता है। तो गाँव को गाँव के तौर पे बचाए रखा जाए और वहाँ उससे रोजगार पैदा किया जाए। तो ये जो इस चीज़ की, और दूसरा चीज़ जो मुझे लगता है बहुत हो सकती है वो ये है कि जो औषधीय जो पौधे हैं उनको अगर उगाया जाए पहाड़ों में और उस पे उसके ज़रिए रोजगार पैदा किया जाए तो वो भी एक बड़ी संभावनाएं हैं। तो इस तरह की नई क्रिएटिव रचनात्मक संभावनाएं खोजनी चाहिए और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ वापस लोग जाएं। उससे एक और चीज़ होगी कि जो वहाँ की अपनी स्थानीय संस्कृति है, जैसे इस किताब में बहुत आपको जिक्र मिलेगा, झोड़ा है, चांचरी है ना, ऐसे लोक नृत्य हैं, वहाँ के अपने लोग के पहनावे हैं, वो भी बचे रह सकते हैं। क्योंकि जैसे अब कश्मीर जाके लोग कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो खिंचाते हैं, पूर्वोत्तर में मेघालय में मैंने देखा कि मेघालय की जो खासी ड्रेस है उसमें फ़ोटो खिंचाते हैं। तो उससे क्या है कि केवल वो पर्यटक फ़ोटो ही नहीं खींच रहे हैं, बल्कि वो पहनावा भी एक तरह से बचा हुआ बचता है। तो उत्तराखंड में इस तरह की जो कोशिश है वो की जा सकती है। ऐसी बहुत सारी कोशिशें हैं, जैसे वियतनाम में ही होयन नाम से एक जगह थी, उन्होंने एक जगह को पूरा लालटेन जो है लैंटर्न विलेज बना दिया, है ना, तो वो इतना खूबसूरत लगता है शाम को। तो ऐसी क्रिएटिव कोशिशें अगर हों तो ये किया जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, है ना, उनको बढ़ावा भी नहीं मिल पा रहा है। तो वो ज़रूरी है कि उसको कैसे किया जाए और इस तरह से एक सस्टेनेबल और थोड़ा सा संवेदनशील पर्यटन जो है उसकी शुरुआत करके वहाँ पे पलायन को बचाया जा सकता है। जी दूसरी एक और रोचक चीज़ है जो मैंने इस किताब में एक जिक्र किया है, माल्टों में पूंजीवाद। जी ठीक है, तो हम एक गांव में थे, वहाँ पे माल्टा जो है वो बहुत बढ़िया होते थे, क्योंकि वहाँ के बहुत मीठे बढ़िया माल्टा होते थे। जी लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ के गांव वाले जो है वो बाजार के ऐसे वशीभूत हुए कि भाई कुछ लोग बाहर के आए, उन्होंने कहा जी माल्टा हमें बेच दो। तो उन्होंने सीज़न जब ख़त्म हो रहा था या उसका जब सीज़न होता उससे पहले ही, जब वो पके नहीं है तब बेचना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे एक साइकिल बना और ये जो माल्टों का अपना समय है, जिस समय उनको पकना चाहिए था उससे पहले ही वो निकाल दिए गए, तो अगला बीज भी सही नहीं बना। तो एक व्यक्ति ने, एक टीचर थे वो, उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझाई कि कैसे उसने माल्टों को ख़त्म कर दिया और उससे, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो आजीविका का एक बड़ा ज़रिया था, तो वो आजीविका उनकी ख़त्म हो गई, है ना। दूसरा ये भी है कि लंगूर एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन की गाँव में। कई गाँव इसलिए वहाँ पलायन हो गया क्योंकि खेती वहाँ की आजीविका का मुख्य ज़रिया थी और लंगूरों ने वो पूरी खेती ख़त्म कर दी। तो इस तरह की भी बहुत सारी इंसाइट्स हैं जो कि तब पता चलती हैं जब आप उन गाँव में जाते हैं, है ना। तो हमें ये तो यहाँ देख के लगता है कि हाँ पहाड़ कितने सुंदर हैं, लेकिन पहाड़ की असल स्थिति जो है जब आप वहाँ रहते हैं, जब आप उसको समझते हैं, तो वो इतना आसान भी नहीं है वहाँ कुछ भी खड़ा कर देना या वहाँ लोगों को बसा देना, है ना, या वहाँ से पलायन को रोके रख पाना भी। उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्रयास करने पड़ेंगे। जी तो छानी खरीकों में ये किताब आपको उत्तराखंड के सफ़र पर ले जाती है और उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत राज्य है हमारे इस देश का। और ये किताब सिर्फ आपको खूबसूरती ही नहीं दिखाएगी, बल्कि आज उत्तराखंड या हमारे पहाड़ी राज्य किस तरह की चुनौतियों का सामना करे। कमोबेश
हर पहाड़ी राज्य में मिलती जुलती समस्याएं हैं। तो ये किताब आपको उन चुनौती, उन परेशानियों का भी लेखा जोखा आपके सामने रखेगी। इसके अलावा आपकी जो इसकी पहले की किताब है दूर दुर्गम दुरुस्त, ये पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा वृत्तांत है, जिसमें आपने मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के कुछ हिस्सों का इसमें यात्रा का विवरण है। जी। इसमें आपने कवर पेज पे लिखा है पूर्वाग्रहों से पार पूर्वोत्तर की यात्रा। क्यों आपको ये जरूरी लगा ये लाइन लिखना और इसके मायने क्या है? बहुत मतलब नॉर्थ ईस्ट को लेके जिस तरह के पूर्वाग्रह हैं, अभी हमने मालवीय नगर की एक घटना देखी थी, किस तरह से पूर्वोत्तर के लोगों को बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और उनको कहा गया कि आप तो ऐसे हो, मसाज पार्लर चलाते हो। तो ऐसे पूर्वाग्रह हैं उनके बारे में। जी। तो ये पूर्वाग्रह सोसाइटी में होते हैं, जी। लेकिन ये पूर्वाग्रह केवल दिल्ली में नहीं है। मैं इस बात को सोच के बहुत हैरान हुआ और जान के बहुत हैरान हुआ कि जब मैं गुवाहाटी में था, तो मेरे पास क्योंकि समय था, ट्रेन थोड़ी देर में थी, तो वहाँ एक व्यक्ति मिला मुझे और उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नागालैंड जा रहा हूँ। तो उसने कहा नागालैंड क्यों जा रहे हो? तो इतनी घटिया जगह है। मैंने कहा भाई कैसे घटिया जगह है? तो उसने बताया कि वहाँ के लोग बहुत गंदे होते हैं, ये होता है, वो होता है। बहुत अच्छा। उल्टी सीधी बातें नागालैंड के बारे में कही। तो एक यात्री जो है उसका असल धर्म ये है कि कोई भी पूर्वाग्रह है उसको खुद चेक करे और देखे कि क्या एक्चुअली वो पूर्वाग्रह सही है भी क्या, या फिर वो लोगों की एक धारणा है। तो मैं जब नागालैंड गया, मुझे वहाँ पे लोग इतने अच्छे मिले, बल्कि उन सारे इलाकों में बहुत मतलब ये भी रहा कि जैसे वहाँ पे क्योंकि हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, मैं वहाँ गया तो लोग बड़े हिंदी गाने गा के हमें वो करने की कोशिश कर रहे थे कि हम सब एक हैं, है ना। जब वहाँ पे हमें मुझे उससे आगे कोहिमा की तरफ जाना था, तो वहाँ पे रात की जो एक गाड़ी थी वो छूट गई और उसके बाद की गाड़ी बहुत लेट थी। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने कहा ये हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आप आके रहो और रात भर यहाँ जब तक आप सो जाओ, हम जैसे ही गाड़ी आएगी हम आपको जगाएंगे और हम आपको गाड़ी में बैठाएंगे। तो वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। तो वो तभी पता चलता है जब आप जाते हैं, उन लोगों से घुलते मिलते हैं, है ना। जब तक हम सांस्कृतिक तौर से आदान प्रदान ही नहीं करेंगे, हम बस दूर से एक धारणा बना लेंगे कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, तो यही होगा। तो पूर्वोत्तर में मेरी ऐसी बहुत सारी धारणाएं जो हैं वो टूटी और मुझे लगा ये तो कितनी खूबसूरत जगह है ना। और ये भी एक पूर्वाग्रह पूर्वोत्तर के बारे में था कि भाई वहाँ पे इंसर्जेंसी है बहुत ज़्यादा, तो बहुत खतरा भी है जाने में। लेकिन जब मैं गया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि वो एक शांत समय था वहाँ यात्रा करने के लिए। उसके बाद मणिपुर को हमने जलते हुए देखा है, किस तरह से वहाँ पे घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये भी है कि जब आप वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोगों से आपका अटैचमेंट होगा, तो उनके प्रति जो हिंसा हो रही है उसके लिए भी आप कुछ एक संवेदनशीलता बना पाएंगे, है ना। जो कि मुझे लगता है कि जिसका बहुत भारी अभाव अभी की तारीख में, और खास तौर पे हमने पिछली राजनीतिक जो पूरी स्थिति है उसमें देखा है कि उनके प्रति संवेदनशीलता का कितना अभाव है। वहाँ पे इतने समय से इंसर्जेंसी चल रही है, इतने समय से लोग मारे जा रहे हैं आपसी टकराव में, तो उसके लिए सरकारें कुछ बहुत ठोस प्रयास करती हुई दिखती नहीं हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम उन लोगों को भी अपना समझें। जैसे हम ये नारा तो लगाते हैं कि भाई कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी अपनी माटी। मैं क्योंकि आरएसएस के स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन में, सरस्वती शिशु मंदिर में, तो वहाँ ये नारा हम लगाते थे। लेकिन जब गुवाहाटी के लोगों को अपनाने की बात आती है या जब कश्मीर के लोगों को अपनाने की बात आती है, तब ये नारा हमारे जहन में क्यों नहीं आता? ये भी सोचने की बात है। और मुझे लगता है कि इस तरह की यात्राओं में उन जगहों की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको दर्ज करके एक कहीं न कहीं एक सिमिलैरिटी भी नज़र आती है। हम में और उनमें भी काफ़ी समानता है, ये भी नज़र आता है। तो इसीलिए भी दर्ज करना ज़रूरी है। तो इसलिए भी ज़रूरी था कि उन पूर्वाग्रहों को तोड़ के आप वहाँ जाएँ और उनको दर्ज करें। जी, बिल्कुल ये ज़रूरी है। भारत की मिट्टी, भारत के लोग विविधताओं से भरे हुए हैं। हर राज्य की अपनी अलग-अलग संस्कृति है, अलग-अलग वहाँ की विरासत है। अगर हम खुद नहीं जा पा रहे हैं तो ये किताबें वो ज़रिया हैं हमें वहाँ की यात्रा करवाने की। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश के हर समुदाय, हर तरह के लोगों के बारे में जानें, समझें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो संवेदनशीलता, वो अपनापन का एहसास जब मजबूत हो जाएगा तो शायद हम एक देश के तौर पे ज़्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे के दुख में खड़े होने की संवेदनशीलता अपने अंदर जगा पाएंगे। ये किताबें ये काम बखूबी कर रही हैं।
दूर दुर्गम दुरुस्त आपको पूर्वोत्तर की यात्रा पर ले जाती है। छानी खरीकों में आपको उत्तराखंड की सैर करवाती है और बहुत ही संजीदगी के साथ आपने जो चीज़ें दर्ज की हैं वो वाक़ई बहुत ज़रूरत है। और आज की पूरी बातचीत में अ, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ जानने के लिए मिला है और मुझे विश्वास है कि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी एक अलग पहलू समझ में आया होगा। हमने आज की बातचीत में बात की वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ पे सामाजिक और वहाँ के भौगोलिक जो प्रभाव, वहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में हमने जाना। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और हमारी इस श्रृंखला में आप पहले ऐसे लेखक हैं जिनकी हम यात्रा वृत्तांत पर चर्चा कर रहे हैं। तो यात्रा वृत्तांत जितना सफ़र करना बहुत खूबसूरत होता है, उतना ही उसको पढ़ना और उसको महसूस करना, वो कहीं न कहीं बैठे-बिठाए आपको एक जगह की यात्रा करवा देती है किताबें। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही कुछ जानने के लिए मिला आपसे और आप हमारे इस श्रृंखला का, हमारे इस पहल का आप हिस्सा बने, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आगे भी आप जो भी लिखें और वो हमारे सामने आए और उस पर भी हम ज़रूर आगे बातचीत करें। बिल्कुल, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे भी बातचीत करके बहुत मज़ा आया। काफ़ी विषयों पे हमने चर्चा की। तो और आप भी अपनी जो ये पहल लाइब्रेरी पुस्तकालय के थ्रू कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है और किताबों के प्रति लोगों का रुझान जो है, सोशल मीडिया के दौर में बनाए रखना भी अपने में एक बड़ी चीज़ है और इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मैं चाहूँगा कि आपकी इस पहल से लोग जुड़ें और जितना हो शुक्रिया। सके किताबों के ज़रिए सहयोग करें या जिस भी तरह का सहयोग कर सकते हैं, वो करें और इस तरह के पुस्तकालय जो हैं, वो लगातार देश भर में बढ़ते जाएँ। जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका और जो दर्शक आप अभी तक हमारे साथ बने हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। और जैसे इंडिया इसी तरीके से अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग लेखकों से, अलग-अलग व्यक्तित्व से बातचीत हम करते रहेंगे और इस श्रृंखला को निरंतर जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।